नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो पोषक अनाजों या यूँ कहें कि मिलेट्स या श्री अन्न के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी देने से संबंधित है। जानकारी शुरू करने से पहले आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो से पूर्व भी हमने कई अच्छे वीडियो बनाए हैं, बड़ी अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारे चैनल पे इससे पूर्व बहुत अच्छी जानकारियाँ डाली गई हैं, वो मिल सकती हैं। तो आज की यह जानकारी शुरू की जाती है। मोटे अनाज, जिसे आज श्री अन्न कहा जा रहा है, इसे पोषकता का पावर हाउस भी कहा जाता है। मोटे अनाज हमारे परंपरा में, हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी खाद्य परंपरा में प्राचीन से ही रचे बसे हुए हैं। इसकी लगभग पूरे भारत में खेती, पहाड़ों से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी खेती होती रही है। लेकिन आज गेहूं और चावल के सामने ये थोड़े फीके पड़ गए हैं, हल्के पड़ गए हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनकी खेती कम हो गई है। पूरी दुनिया में जितने भी मिलेट्स का उत्पादन होता है, मोटे अनाजों का जितना भी उत्पादन होता है, उनमें से 41% तो भारत में ही इसका उत्पादन होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत में इसका उत्पादन नहीं, भारत में तो है, लेकिन पूरी दुनिया में इसका उत्पादन कम है। अब ये मोटे अनाज क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों आज इसकी बड़ी चर्चा है? तो चर्चा इसलिए कि आज आधुनिकता के इस दौर में, इस चरण में, जहां हम वैज्ञानिक जीवन जी रहे हैं और लगभग सब जानकारी हम लेकर बैठे हैं, फिर भी पूरे संसार में आज कुपोषण की बड़ी भयावह स्थिति है। भारत में ही अगर हम इसकी जांच पड़ताल करें तो जो नवीन आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि भारत का हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है। इसीलिए इसी तरह से भारत की कुल महिला आबादी में आधी से अधिक, यानी 50% से भी अधिक महिलाएं एनीमिक या रक्त अल्पता की शिकार हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह स्थिति है। ऐसी स्थिति से तत्काल निपटने के लिए, इसे दूर करने के लिए ये मोटे अनाज आज बहुत आवश्यक हो गए हैं। तो मोटे अनाजों की आज खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए। दो खेती को तो जरूर बढ़ावा मिलना चाहिए, एक जैविक खेती और जैविक पद्धति से ही इन मोटे अनाजों का उत्पादन हम कहीं भी कर सकते हैं। ये हल्की अम्लीय मृदा से लेकर क्षारीय मृदा में आसानी से उग जाते हैं। इनकी स्वयं की प्रकृति क्षारीय होती है और इनको आसानी से उगाया जा सकता है। इनकी जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं, तो भूगर्भ में या जमीन से या भूमि से ये काफी गहराई से अपनी पोषकता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इनके उत्पादन में, इनको ग्रो कराने में हमको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो इनको बढ़ावा तो मिलना ही चाहिए। अब ये पोषकता का पावर हाउस आज क्यों कहे जा रहे हैं? इसलिए कि इनमें चावल, हमारा भारत में देखा तो भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है, चावल के बाद गेहूं है। गेहूं तो पोषक है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन चावल के मुकाबले अगर हम कहें तो चावल के मुकाबले इनकी पोषकता इतनी अधिक है कि कुछ आंकड़े अगर यहाँ रखे जाएं तो आप स्वयं समझ सकते हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा, हम बोल रहे हैं कि चावल के मुकाबले इनमें प्रोटीन की मात्रा 2 गुने से भी अधिक होती है। एक आंकड़ा हो गया। दूसरा, इनमें आयरन या लौह अंश की मात्रा चावल के मुकाबले 30 गुने से भी अधिक है। इनमें रेशा चावल के मुकाबले 10 गुने से अधिक, और बाकी जो और खनिज हैं, विटामिन सहित और खनिज, वो चावल के मुकाबले इनमें 20 गुना अधिक है। तो हमारी मुख्य फसल तो चावल है। आज फोर्टिफाइड चावल की बात जरूर चल रही है, लेकिन हम फोर्टिफाइड चावल को हम प्रोसेस्ड करके बनाएं, कितनी मेहनत, कितना उस पर धन खर्च होगा। उससे बेटर तो ये है कि हम इसको खेतों में आसानी से उगा लें और इसी का सेवन करें, तो हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण है। दूसरा कि इन मोटे अनाजों का हम पूरा विवरण लें, इनके घटकों की तरफ हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि इनमें ओवरऑल लगभग 7 से 15% प्रोटीन, 65 से 75% तक, किसी में कम किसी में अधिक, इनमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के धनी रिच हैं, ये एनर्जी के रिच हैं। और सबसे खास बात कि इनमें 15 से 20% तक रेशे पाए जाते हैं और वसा की मात्रा कम है, 5% वसा है। तो ये अगर ऐसे हम देखें कि इनमें सबसे अधिक मात्रा किसकी है, तो प्रोटीन, बहुत सारे खनिज तत्व और रेशा। जो भी इसमें हमारी खाद्य फसलें हैं, मुख्य रूप से चावल और गेहूं से तुलना करें तो इनके मुकाबले इनमें रेशे की मात्रा बहुत अधिक है।
जिन खाद्य पदार्थों में, चाहे इस मिलेट्स की बात करें, रेसे की मात्रा अधिक होती है, भोजन हमारे पेट में बहुत देर तक रहता है, हमारे पूरे आहार नाल में बहुत देर तक रहता है, उसका व्यवस्थित पाचन हो जाता है और कभी भी मोटे अनाज का भरपूर सेवन करने वाले व्यक्ति में कब्ज की शिकायत नहीं हो सकती है। पेट संबंधी या पाचन संबंधी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है अगर मोटे अनाज का भरपूर सेवन किया जाए। मोटे अनाजों में जो खनिज प्रायः बहुत अधिक पाए जाते हैं उनमें लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम, विटामिन बी और सीरोटोनिन, नियासिन आदि बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक तुलना करते हैं कि इन मोटे अनाजों में चावल के मुकाबले, तो अभी हमने आपको तुलना दिखा दिया, इन मोटे अनाजों में ये जो खनिज हैं, खनिज कितना अंतर कर देते हैं। तो हम इसका विवरण अभी आगे देने जा रहे हैं कि कुछ खनिजों का हम नाम लेंगे और बहुत सारे जो इस समय हमारे मिलेट्स हैं उनके कुछ नाम यहाँ रखेंगे। हम प्रतिशत थोड़ा दिखाया जाएगा कि इनमें खनिज कितना कितना प्रतिशत पाए जाते हैं। तो हम यह जानकारी देने से पहले हम आपको पहले यह बता दें कि पूरी दुनिया में जो मिलेट्स की प्रजातियां हैं, लगभग 16 मिलेट्स की प्रजातियां या मोटे अनाजों की प्रजातियां समूचे दुनिया में सबसे अधिक बोई जाती हैं। भारत में भी ये 16 तो बोई जाती हैं। इन 16 में, यानी 16 मोटे अनाजों की फसलों में जो प्रमुख भारत में बोई जा रही हैं उनके नाम हैं बाजरा। सबसे खास तो सबसे ज़्यादा संसार में बोई जाने वाली मोटे अनाज की फसल बाजरा है। बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, सावा, कोदो, चेना, कुटकी, चीना, रामदाना, कुट्टू। हम फिर से बोल दे रहे हैं, बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, सावा, कोदो, चेना, कुटकी, चीना, रामदाना, कुट्टू। इनमें हम अगर ऐसे सामान्य भाषा में कहें तो ज्वार, बाजरा, रागी तो दुनिया जानती है, लेकिन इसमें सावा, कोदो का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो रामदाना और कुट्टू है, रामदाना कुट्टू का भारत के कोने कोने में उपयोग होता है व्रत के समय। रामदाना और कुट्टू नवमी और नवरात्र में लगभग हर घर में इसका उपयोग किया जाता है। मैं स्वयं नवमी और नवरात्र का 9 दिन व्रत रखता हूँ और मेरा व्रत तो केवल रामदाने से पूरा हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि रामदाने का सेवन मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे मालूम है कि रामदाने की पौष्टिकता कितनी अधिक है। रामदाने से लगभग हर तरह के खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है। अगर उसका भरपूर दूध दही के साथ भरपूर सेवन किया जाए तो किसी चीज़ की कोई कमी रह नहीं जाती है, व्रत भी पूरा हो जाता है। तो इसकी महत्ता को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम खनिजों की थोड़ी तुलना करेंगे हम चावल और गेहूं से। तो हम उसको थोड़ा आंकड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, देख के ही बोलना पड़ेगा। तो हम गेहूं और चावल के साथ साथ कुछ मोटे अनाजों का नाम ले रहे हैं। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी और सावा। हमने मोटे अनाजों में हमने 4 नाम यहाँ लिए हैं, ज्वार, बाजरा, रागी और सावा। अब इनमें खनिजों की मात्रा कितनी होगी? खनिजों की मात्रा जो दिखाई जा रही है वो 100 प्रति 100 ग्राम में मिलीग्राम में, यानी इनकी 100 ग्राम की मात्रा अगर लें तो इनमें मिलीग्राम में कितने ये खनिज पाए जाएंगे। तो हम एक एक करके बोलते हैं। गेहूं में कैल्शियम 100 ग्राम में 39.36, बहुत ज़्यादा है, गेहूं में तो भरपूर है, 39.36 मिलीग्राम होता है। जबकि चावल में केवल 7.5%, ज्वार में 27.6%, बाजरा में 27 मिलीग्राम प्रतिशत नहीं मिलीग्राम, रागी में 364। अब आप समझ सकते हैं कि रागी में कैल्शियम प्रति 100 ग्राम 364 मिलीग्राम पाया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि रागी कैल्शियम का कितना बड़ा स्रोत हो जाएगा। इस तरह से 20 मिलीग्राम सावा में पाया जाता है। तो हमने आपको कैल्शियम का थोड़ा विवरण दे दिया कि कैल्शियम इन 4 मोटे अनाजों में किस किस तरह से पाए जाते हैं। इसी तरह से हम लौह अंश का थोड़ा विवरण रखते हैं। लौह अंश प्रति 100 ग्राम मिलीग्राम में हम दर्शाते हैं कि गेहूं में 3.97, लोहे की मात्रा प्रति 100 ग्राम 3.97 मिलीग्राम गेहूं में, 0.65 मिलीग्राम चावल में, 3.95 मिलीग्राम ज्वार में, 6.4 मिलीग्राम बाजरा में, 4.6 मिलीग्राम रागी में और सावा में 5 मिलीग्राम। यानी हम ऐसे कहें कि कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत सावा है, वो रागी है। तो सावा लौह अंश का, यानी हम अगर रागी और सावा का भरपूर सेवन करें तो हमें कैल्शियम और आयरन की कभी कमी नहीं होगी।
अब आंकड़े जो कह रहे हैं, अभी हमने आपको आंकड़े बताए भी कि भारत में लगभग हर बच्चा, हर 4 बच्चों में से 1 बच्चा या हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है। और महिला आबादी जितनी भी है उसमें से 50% से अधिक आबादी एनीमिक है। अगर घर में मोटे अनाजों को हम अपनी परंपरा बना लें, अपनी रसोई का अभिन्न अंग बना लें, तो इससे हम निश्चित रूप से मुक्त हो सकते हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स कभी घर में नहीं आएंगी। अब पूरी दुनिया में खनिजों की पूर्ति के लिए, पोषकता की पूर्ति के लिए अब तक न जाने कितने प्रयास हुए हैं। भारत में भी प्रयास हुए हैं। भारत में तो 2018 से राष्ट्रीय पोषण मिशन की भी शुरुआत कर दी गई है कि आगे कुपोषण को अतिशीघ्र दूर कर दिया जाए। पहले इसका लक्ष्य 2022 तक रखा गया था कि 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त कर दिया जाएगा। यूएन ने भी इसको काफ़ी महत्व दिया है। यूएन द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2016 से 2025 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। इसी तरह से इस वर्ष को 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा की गई है और इसमें मतलब इसको हम देख भी सकते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर अपनी काफ़ी गंभीर पहल की है और अभी तमाम सम्मेलन भारत में आयोजित हुए हैं। तो हमने देखा कई ओकेजन पे हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं मोटे अनाजों का जो है उन्होंने मतलब जो है मोटे अनाजों के प्रभाव को या मोटे अनाजों के संदर्भ में उन्होंने भोज का भी आयोजन किया था। तो बड़ा अच्छा लगा और इस तरह से बढ़ावा मिलना ही चाहिए। जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष ही इसको बढ़ावा देंगे तो भारत का हर नागरिक इसको बढ़ावा देगा ही देगा और हमको देना ही चाहिए। तो भारत में इसका प्रयास तो चल रहा है और हमारी सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इसके लिए अथक प्रयास कर रही हैं। जैविक विधि से अगर हम इसका उत्पादन बढ़ाएं तो सोने पे सुहागे जैसी स्थिति हो जाएगी। एक तो जैविक पद्धति से हमें पौष्टिकता की प्राप्ति हो ही जाएगी, पौष्टिक हमको उत्पाद प्राप्त होगा। ऊपर से अगर मोटे अनाज का जैविक विधि से उत्पादन होता है तो हमको इससे दुगुना लाभ हो जाएगा। तो आग्रह है कि इस चैनल के माध्यम से जिन श्रोताओं तक हमारी बात जा रही है तो हम आग्रह कर सकते हैं, हम उनमें से एक कड़ी बनना चाहते हैं कि जो मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए अपना अथक प्रयास कर रहे हैं, उनमें से एक छोटी सी कड़ी मैं भी बनना चाहता हूं कि हमारी बात भी आप सुनें और हमारे थोड़े से प्रोत्साहन से आप प्रोत्साहित हों और अपने खेतों में मोटे अनाजों की जरूर बुआई करें और अपने किचन में इसको किचन का एक अभिन्न भाग बनाएं, अपने भोजन का इसको एक अभिन्न भाग बनाएं। निश्चित रूप से जिस दिन यह हमारे भोजन का नित्य भोजन का यह भाग बन गया, उस दिन भारत में कुपोषण की स्थिति दूर हो जाएगी। बच्चे हमारे कुपोषित नहीं रहेंगे, स्वस्थ भारत होगा और स्वस्थ समाज होगा। हम इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले इसकी पोषकता के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ 2 लाइनें और बोलना चाहेंगे कि ये मोटे अनाज, इनमें रेशे बहुत अधिक होते हैं, तो ये हमारे आहार नाल में रुक कर भोजन को रोकते हैं और पाचन बढ़ जाता है। इनमें सीरोटोनिन होता है। सीरोटोनिन हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, यानी मनोदशा को हमारी ठीक करता है, यानी हम जो है डिप्रेशन से बच सकते हैं। इनका अत्यधिक सेवन करने से डिप्रेशन की शिकायत दूर होती है। इनमें नियासिन, विटामिन B3 भी होता है जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये हृदय को स्वस्थ रखते हैं, हृदय संबंधी दिक्कतों को ये दूर रखते हैं। इनकी क्षारीय प्रकृति होती है तो पचने में ये बड़े मतलब जो है आसान हो जाते हैं, आसानी से पच भी जाते हैं। तो हम एक बार फिर से आग्रह करते हैं कि भारत सहित पूरे संसार में इन मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जाए, इनकी खेती की जाए और खेती भी की जाए तो जैविक पद्धति से। धन्यवाद।